Hello guys, welcome back again. Today we are going to study about types of solution, विलयन के प्रकार. ये आपके प्लांट फीचर में आता है टॉपिक और इसमें हम तीन तरह के देखेंगे विलयन. सबसे पहले हम देखें आइसोटोनिक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में समपराशरी विलयन, अधोपराशरी जिसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक विलयन और अतिपराशरी यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं हम. कोई हमारे सामने दो घोल रखे हुए हैं, दो विलयन रखे हुए हैं, किसकी सांद्रता अधिक है उसका नामकरण हम यहाँ पे कर देंगे. जैसे मान लीजिए मेरे सामने दो विलयन रखे हुए हैं, अगर इन दोनों की पराशरण सांद्रता समान है, ऐसा विलयन जिसकी पराशरण सांद्रता किसी जस्ट सामने वाले दूसरे विलयन के समान हो, तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं समपराशरी विलयन. ठीक है, तो पराशरणी सांद्रता इसकी कैसी होगी? समान होगी. अगर इस तरह के घोल में हम सेल को डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा. ठीक है, ना इसमें एंडोऑस्मोसिस होगा ना एक्सोऑस्मोसिस होगा, किसी प्रकार का यहाँ पे मूवमेंट दिखाई नहीं देगा. लेकिन अब हम आते हैं अधोपराशरी सॉल्यूशन. अधोपराशरी नाम से पता चल रहा है ऐसा विलयन जिसकी पराशरण सांद्रता कम हो. ऐसा विलयन जिसकी पराशरण सांद्रता किसी सामने वाले विलयन की तुलना में कैसी हो? कम हो. तुलना करना जरूरी है, नहीं तो आप अति पराशरी और अधोपराशरी में अंतर ही नहीं कर पाएंगे. किसी दूसरे सामने वाला जो सॉल्यूशन है उसकी तुलना में कैसा है? इसकी सांद्रता कम है. ठीक है, तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं अधोपराशरी विलयन. अगर ऐसे विलयन में अगर हम कोशिका को डालते हैं तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? एंडोऑस्मोसिस होता हुआ दिखाई देता है. अंतःपराशरण. अब अंतःपराशरण क्या होता है वो हम देखें. जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये, इसमें मैं जैसे मान लीजिए मैंने किशमिश को डाला. ठीक है, ये मेरे पास में किशमिश है और इस किशमिश को डालने पे अब इसमें क्या होगा आप देखते होंगे, वो फूल जाती है. जैसे मान लीजिए अगर ये फूल गई तब इसमें कौन सी प्रोसेस हुई है? एंडोऑस्मोसिस हुआ है. इसमें जल के अणु यहां से इसके अंदर गए हैं, इसे हम बोलते हैं अंतःपराशरण, एंडोऑस्मोसिस. जल के अणुओं का सामने वाली कोशिका के अंदर की तरफ गति करना क्या कहलाता है? अंतःपराशरण कहलाता है. अब जल के अणु किस दिशा में गति करते हैं? अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर. यानी कि इस कोशिका में जल के अणुओं की सांद्रता कैसी थी? कम थी, कम सांद्रता थी जल की. जबकि बाहर वाली कोशिका में कैसी थी? सांद्रता अधिक थी. जल के अणुओं की सांद्रता अधिक थी. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको रटने की जरूरत नहीं है, जल की सांद्रता अधिक है यानी जल के अणु बाहर से अंदर की तरफ गए हैं. यानी कि बाहर क्या है? विलय कम है और किशमिश में विलय कैसा है? ज्यादा है. किशमिश में विलय क्या है? ज्यादा है. ठीक है, अब दोनों की विलयनों की तुलना करें हम. अगर किशमिश की विलयन की तुलना करें और जो बाहर ये जो पात्र में जो विलयन है इसकी तुलना करें तो ये किशमिश वाला विलयन कैसा हो रहा कहलाएगा? इसकी तुलनात्मक रूप से अधोपराशरी विलयन कहलाएगा, क्योंकि इसका जो विलयन है इसमें पराशरण सांद्रता इसकी तुलना में कम है. ठीक है, इसीलिए अंतःपराशरण हुआ है. हमेशा ध्यान रखना, जो पराशरण दाब होता है वो विलय की सांद्रता के अकॉर्डिंग बढ़ता है. अगर विलय की सांद्रता ज्यादा है तो आपका पराशरण दाब भी ज्यादा होगा. जैसे जैसे आप विलायक में विलय मिलाते जाएंगे पराशरण दाब बढ़ता जाएगा. ठीक है, यानी कि आप समझ गए होंगे. अब यहाँ पे विलय कम है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, मैं इसलिए क्लियर लिख देता हूं. कि मान लीजिए ये एक कोशिका थी, इसमें विलयन भरा हुआ है. तो गाइस ये जो विलयन है इसमें पराशरण दाब कैसा हो गया? कम हो गया. यानी कि इसमें विलय की सांद्रता क्या है? कम है. तो ये जो विलयन कहलाएगा ये किशमिश की तुलना में कैसा है? ये अधोपराशरी विलयन कहलाएगा. ये समझने वाली बात है, यहीं पे कंफ्यूजन होगा.
ये जो विलयन है इसमें अधोपराशरी विलयन कहेंगे हम इसे, क्योंकि इसका जो परासरण सांद्रता है, यहाँ पर परासरण दाब है वो कम है तुलनात्मक रूप से किसके, किसमिस का परासरण दाब की तुलनात्मक रूप से किसमिस का परासरण दाब ज्यादा है क्योंकि उसमें विलय ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए पानी के अणु कहां से कहां जाएंगे, पानी के अणु बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, तभी तो उसे बोलेंगे अंतःपरासरण, अंतःपरासरण, तभी किसमिस फूल जाती है। ठीक है, समझ गए। यानी कि परासरण सांद्रता जिस विलयन की कम होती है सामने वाले विलयन की तुलना में उसे हम बोलते हैं अधोपराशरी विलयन। जैसा कि हमने देखा इसमें एंडोऑस्मोसिस होगा, कैसे होगा, जैसे ये विलयन है इसे हम बोल रहे हैं अधोपराशरी विलयन, इसमें मैंने किसमिस को डाला, छुस किसमिस डली, और इसमें विलय सांद्रता बाहर क्या है, कम है, अंदर ज्यादा है। जब विलय सांद्रता के जस्ट समानुपाती होता है आपका परासरण दाब, जब विलय ज्यादा होगा तो परासरण सांद्रता ज्यादा होगी, परासरण दाब भी ज्यादा होगा। यानी कि बाहर परासरण दाब कैसा है, कम है, जबकि अंदर की तरफ परासरण दाब कैसा है, ज्यादा है। यानी कि अंदर विलय क्या है, ज्यादा है। ये जो समझ में आना जरूरी है आपको। यानी कि हमें ध्यान रखना है अधोपराशरी विलयन में अगर हम किसी कोशिका को डालेंगे तो उसमें क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। जैसे आप किसमिस का उदाहरण ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अति पराशरी विलयन में। ऐसा विलयन जिसकी परासरणी सांद्रता तुलनात्मक रूप से कैसी होती है, ज्यादा होती है। कैसी होती है, ज्यादा होती है। इसमें कैसा होगा, इसमें बहिर्परासरण होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, बहिर्परासरण होगा। इंग्लिश की मीनिंग में भूल गया, एंडोऑस्मोसिस, इसे एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ध्यान रखिए। एंडोऑस्मोसिस के जस्ट विपरीत बहिर्परासरण इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण कैसे लिखते हैं। जैसे मेरे पास में चाशनी वाला कोई पात्र है जिसमें चाशनी भरी पड़ी है, चीनी का विलयन है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, विलय बहुत ज्यादा हो गया, विलय ज्यादा हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर इसमें मैंने किसमिस को डाला, ये रही हमारी किसमिस, इसमें मैंने किसमिस को डाला, ठीक है, तो किसमिस में क्या है, तुलनात्मक रूप से अब इसमें परासरण दाब कैसा हो गया, कम हो गया। अब कम हो गया, पानी कहां से कहां जाएगा, कम से ज्यादा की ओर, यानी कि पानी अब की बार किसमिस से बाहर जाएगा। इसे हम बोलते हैं बहिर्परासरण। इसीलिए अगर किसी किसमिस को चाशनी वाले विलयन में डालेंगे तो वो कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसे हम बोलते हैं बहिर्परासरण। तो हमेशा ध्यान रखना, अंतःपरासरण की प्रक्रिया होती है अधोपराशरी विलयन में डालने पे, और बहिर्परासरण की प्रक्रिया होती है अतिपराशरी विलयन को डालने पे। अब मैं आपको परासरण दाब और सांद्रता का बेसिक सा अंतर वापस से समझा रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखो, अगर मैं कहता हूं विलय की सांद्रता ज्यादा है, विलय की सांद्रता परासरण दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, अगर विलय की सांद्रता ज्यादा है तो परासरण दाब भी ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए दो पात्र रखे हुए हैं मेरे सामने, ठीक है, इसमें परासरण दाब क्या है, कम है, और इसमें ज्यादा है। ठीक है, दोनों में बेसिक सा अंतर है, एक में परासरण दाब कम है, एक में ज्यादा है। यानी कि जो कम है जिसमें परासरण दाब, उसमें क्या है, विलय कम है और विलायक ज्यादा है। विलायक कौन सा यूज करते हैं हम, पानी लेते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, विलायक ज्यादा है। अब अगर हम दोनों को पास में रखते हैं और आपसे पूछें जल के अणु की गति कैसे होगी, कौन से पात्र से किधर की तरफ होगी, यानी कि ए इसे मान लेते हैं, इसे बी पात्र मान लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें किसकी ज्यादा है, विलय की सांद्रता ज्यादा है, उसमें परासरण दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और विलय ज्यादा हो गया यानी कि विलायक कम हो जाएगा, विलायक कम हो गया। तो देखिए पानी के अणु कहां से कहां गति करेंगे, ज्यादा से कम की ओर, यानी कि जल के अणु की गति हमेशा ध्यान रखना है आपको, कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर होती है, अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होती है। आप जल विभव लो, परासरण दाब लो, इन दोनों में, या फिर विसरण दाब न्यूनता लो, जिसे हम बोलते हैं डीपीडी,
तीनों में आपको जल के अणुओं की गति देखनी है। आपको तीनों में कोई सा भी ध्यान नहीं रखना है कि जल विभव में जल के अणु कहां से कहां गति करेंगे, उच्च जल विभव से या निम्न जल विभव से, यहाँ पर कम पराशरण दाब से अधिक पराशरण दाब की तरफ। हमेशा ध्यान रखना जल के अणुओं को काउंट करो आप। जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो ये आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विसरण दाब न्यूनता क्या होती है। थैंक्स।